तो दोस्तों, राजस्थान में स्कूल क्रमोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यदि आपको भी अपनी स्कूल को क्रमोन्नत करना है, अपने स्कूल का नाम परिवर्तन करना चाहते हो, स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, कोई अतिरिक्त माध्यम लेना चाहते हो, कोई अतिरिक्त संकाय लेना चाहते हो, कोई अतिरिक्त विषय लेना चाहते हो, तो इसके लिए सेशन 2024-25 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अगर आपको भी आवेदन करना है तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, स्कूल क्रमोन्नति के आवेदन के लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको आगे की प्रोसेस है वो बताता हूं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने पुराने वाले पीएसपी कोड की मदद से अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको पीले कलर का एक बॉक्स है वो दिखाई देगा, जहां पे लिखा हुआ है कॉन्सोलिडेटेड मान्यता कंट्रोल मॉडल। इस पे आपको क्लिक करना है या फिर आपको डायरेक्टली ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल में लॉगिन करना है। इसके लिए जब आप होम पेज पे आओगे, थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे मान्यता की टैब मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एकीकृत मान्यता। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अपना पीएसपी कोड डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एकीकृत मान्यता मॉडल के अंदर है वो लॉगिन हो जाओगे। तो स्कूल क्रमोन्नति के लिए यहीं से आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा। अब जब इसमें आप लॉगिन होगे तो सबसे ऊपर आपको अपने स्कूल का नाम है वो दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन है वो नजर आ रहे हैं। अब यदि आपको अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना है तो थोड़ा सा आपको नीचे आना और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है विद्यालय क्रमोन्नति। इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, विद्यालय क्रमोन्नति की आवेदन करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, अभी तक आपने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल के ऊपर अपनी स्कूल की पुरानी मान्यताओं को अपलोड नहीं किया है या फिर डेटा सेव नहीं किया है, तो सबसे पहले अपनी पुरानी मान्यताओं का डेटा सेव कीजिएगा, पोर्टल को लॉक कीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑनलाइन मान्यता एकीकृत पोर्टल पे है, डेटा कैसे सेव किया जाता है, मान्यता है वो कैसे सेव की जाती है, तो इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके वो सर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्रमोन्नति के लिए यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म की देखिए 6 स्टेप हैं। ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। जो जो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी उस स्टेप के आगे यहाँ पे ग्रीन गुड का मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में 3 स्टेप पे गुड का मार्क आ रखा है। इसका मतलब ये है कि पहले से मैंने यहाँ पे 3 स्टेप को वो कंप्लीट कर लिया है ताकि वीडियो थोड़ा लंबा है वो नहीं बने। और यहाँ पे देखिए आगे की स्टेप देखोगे तो यहाँ पे गुड का मार्क नहीं, इसका मतलब ये स्टेप वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको अपने स्कूल की बेसिक जानकारी वो भरनी है। कुछ जानकारी तो इसके अंदर देखिए ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है, जिसके अंदर आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जानकारी है जब आपने ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पे अपने स्कूल की मान्यताओं को अपडेट किया था या फिर सेव किया था तो वहां से ये डेटा वो ऑटोमेटिक है वो आ गया। तो इसमें फिलहाल आप चेंज है वो नहीं कर सकते। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो इसके लिए आपको पीएसपी पोर्टल की जो हेल्पलाइन है उस पर आपको बात करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको अपना जो विद्यालय है उसकी जो भूमि है उसका प्लाट नंबर या खसरा नंबर आपको डालना है। उसका आसा पासा यानी आसपास की भूमि का खसरा नंबर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको एक्टिव मिलेंगे और कुछ आपको डीएक्टिव मिलेंगे। तो जो डीएक्टिव है उसको आपको एक्टिव करना है। यानी देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्य बाध्य दृष्टिहीन विद्यालय की श्रेणी का है, तो ये देखिए पहले से ही नो हो रखा है। ठीक है, अगर आपके केस में ना तो ये येस है और ना ये नो है तो आपको यहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार येस नो में है वो जवाब देना है। अगर वो जनजातीय क्षेत्र में आपका स्कूल है तो आपको येस नो में है वो जवाब देना है। और यहाँ पे देखिए पिन कोड आ गए, नजदीकी पुलिस थाना आ गया है, ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपके केस में नहीं है तो आप आराम से वो भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी स्कूल की एक मेल आईडी आपको डालना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। अगर स्कूल की वेबसाइट है तो आप डाल दीजिएगा, अन्यथा इसे आप खाली भी है वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी संस्था प्रधान का नाम और उसके मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपकी स्कूल की श्रेणी कैसी है, यानी वो गांव के अंदर है या शहर के अंदर है, उसी अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके स्कूल का जो अक्षांश और देशांतर है वो आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि अक्षांश और देशांतर कितना है तो एग्जैक्टली आप अपने स्कूल के अंदर अपना मोबाइल ओपन कीजिएगा, गूगल मैप को ओपन कीजिएगा। तो गूगल मैप के सबसे ऊपर आपको जब आप करंट लोकेशन देखोगे तो वहां पे आपको अक्षांश और देशांतर वो दिखा देगा। अन्यथा यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा
और यहीं से भी आप अपना अक्षांश और देशांतर वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जानकारी आपको देना है। मेरे केस में देखिए ऑटोमेटिक जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पे सोसाइटी का नाम है, उसकी पंजीयन संख्या है, कब उसका पंजीयन हुआ था, उसका एड्रेस क्या है, उसका परिक्षेत्र क्या है, ठीक है ना। टोटल जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। अध्यक्ष का नाम है, उसके मोबाइल नंबर है, सचिव का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या कर्मोन्नति या अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, माध्यम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम विद्यालय की प्रबंधन समिति के अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया गया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब देखिए ये आपको यस करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपकी जो सोसाइटी का कार्यकारिणी रजिस्टर है उसमें मान्यता के लिए जो भी आप मान्यता लगा रहे हो, जो भी है जैसे स्कूल का नाम परिवर्तन वगैरह वगैरह जो भी आप लगा रहे हो उससे संबंधित है, आपको एक बैठक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारी पीडीएफ फाइल की मदद है वो ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, यदि आपको अपने स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करना है, दस्तावेज के बारे में आपको नहीं पता है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है rajguruji.com। जब आप होम पेज पे आओगे तो थोड़ा सा आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए स्कूल मान्यता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है उनका डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। आराम से डाउनलोड कीजिएगा, अपनी कार्रवाई कीजिएगा, अपना दस्तावेज है वो तैयार कीजिएगा। कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, माथाफोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारी चीज आपको बनी बनाई हो मिलेगी, तुरंत बस कट कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पे वो करना है। तो यहाँ से पीडीएफ फाइल की आप मदद है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल डालने के बाद देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि गत 3 वर्षों की आय व्यय का विवरण आपको देना है। 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट है आपको यहाँ पे देना, जो कि सीए के द्वारा है वो प्रमाणित होनी चाहिए। अगर आपकी स्कूल 3 साल पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी है, तो यहाँ पे जो सेशन में आपकी मान्यता मिली है केवल उसी सेशन की है, आपको यहाँ पे इनकम है वो आपको दिखानी है, और बाकी आप यहाँ पे 00 हो लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इनकम आप यहाँ पे दिखा रहे हो या आय व्यय आप दिखा रहे हो, जो सीए की रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उससे मिलाते हुए आपको यहाँ पे वो लिखना। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया कि पूर्व संचालित मान्यता से संबंधित जानकारी। पहले से आपकी स्कूल को जो मान्यता मिली है उसके बारे में आपको जानकारी दी है, तो सबसे लास्ट में आपको कौन सी मान्यता मिली है उसकी आदेश संख्या आपको यहाँ पे लिखना है, वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, क्या मिली है वो आपको यहाँ पे। वैसे तो देखिए आपने एकीकृत मान्यता पोर्टल के अंदर भरी है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फिर भी यदि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे करके है आप यहाँ पे अपनी क्लास को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चाही गई सूचना आपको यहाँ पे भरना, अपना बोर्ड कोड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यदि आपका स्कूल पहले से ही क्रमोन्नत है, जैसे कक्षा 11वीं 12वीं, अगर मैं मेरे केस की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखिए कक्षा 11वीं और 12वीं संचालित है, और यहाँ पे देखिए साइंस और आर्ट्स की मान्यता पहले से ही इस स्कूल को मिली हुई है। अगर आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी स्कूल पहले से कक्षा 1 से लेकर 8 तक मान्यता है, अब आप 9 से 10 इसको क्रमोन्नत करना चाहते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको अपना डेटा यहाँ पे सुरक्षित करना है। जैसे आप डेटा सुरक्षित करोगे तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप नंबर 2 है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर है आपको अपने स्कूल के भवन से संबंधित जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक जानकारी आपसे वो मांगी जा रही है कि विभाग द्वारा प्रदत्त मान्यता उपरांत विद्यालय द्वारा विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत किए गए नाम परिवर्तन या सहजता प्रबंध अंतरण की सूचना। अब यहाँ पे यदि आपके स्कूल को पहले से मान्यता मिली है और उसके बाद यदि आपने अपने स्कूल का नाम परिवर्तन किया है या फिर अपने स्कूल की सोसाइटी का परिवर्तन यदि आपने किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, अन्यथा आप इसे खाली है वो छोड़ सकते हैं। डिटेल भरने के बाद यहाँ पे डेटा आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 से अधिक मान्यताएं हैं, आपने सोसाइटी के नाम परिवर्तन किया है, स्कूल का नाम भी परिवर्तन किया है, तो यहाँ पे है दोबारा रो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे अपने स्कूल से संबंधित जानकारी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी स्कूल की भूमि और भवन की स्थिति कैसी है, वो किराए पर है, स्वयं सोसाइटी की है, उपहार की है, निःशुल्क है, आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके स्कूल की जो भूमि है वो कहाँ की है, गांव की है या फिर शहर की है, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे है वो सिलेक्ट है वो कीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया कि विद्यालय भवन अन्य निर्माण खेल मैदान केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे अपने स्कूल का पूरा जो क्षेत्रफल है आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर मीटर के अंदर। अब यहाँ पे खेल मैदान सहित आपको लिखना है, यानी अपने स्कूल के जो भवन है उसका प्लस आपके खेल मैदान है, दोनों का कुल मिला के कितना क्षेत्रफल है वो आपको लिखना है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके विद्यालय में निर्मित भवन सभी तलों सहित कुल क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखना है,
यहाँ पे अपने स्कूल के भवन है, कमरे हैं, ऊपर नीचे हैं, फ्लोर हैं, सबका मिलाते हुए आपको यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना है स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद विद्यालय की जो भूमि है वो किस प्रकार की है, आवासीय है, वाणिज्य, संस्थानिक है, जो भी आप पे लागू होता है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। आगे पूछा गया है कि विद्यालय में छात्रावास संचालित है, तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसके बाद जो खेल मैदान है वो किराए का है या फिर सोसाइटी का है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका कुल क्षेत्रफल कितना वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे कुछ ऐसी जानकारी है जहां पे आपको केवल येस नो में जवाब देना और पॉजिटिव सेंस में आपको जवाब देना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर आप नो करोगे तो इसका मतलब है कि यार स्कूल के अंदर तो बिजली नहीं है, तो यहाँ पे ये सुविधा नहीं है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेंस के अंदर है येस ही करना है सभी के अंदर। केवल दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे देखिए ये जो मोबाइल टावर वाला है इसके अंदर आपको नो करना है, और एक ये यहाँ पे विद्युत हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रही है क्या, इसमें आपको नो करना। बाकी तकरीबन यहाँ पे येस में ही आपको यहाँ पे जवाब देना है। आप आराम से पढ़ोगे, सीधा आंसर आपको इसका वो मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कक्षों की संख्या आपसे पूछी गई है जो फिलहाल पूर्ण निर्मित हैं, ठीक है, तो उसकी संख्या आपको लिखनी है। इसके बाद कक्षों की संख्या पूछी गई है जो अर्ध निर्मित है, यानी जिनका काम चालू है, वो संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। हालांकि देखिए मेरे केस में देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपने यहाँ तो केवल एक संख्या डाल रखी है या एक ही कमरा डाल रखा है, नहीं, ये आपके लिए एक डेमो वीडियो है। तो ऐसे में यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। यहाँ पे जो भी आप डेटा भरे हो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध है सही सही जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा कक्षों की संख्या जो गैर शैक्षणिक कार्य के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं जो कि पूर्ण निर्मित हैं। गैर शैक्षणिक का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे एक प्रिंसिपल रूम आ गया, ऑफिस आ गया, स्टाफ रूम आ गया, इसके अलावा लाइब्रेरी आ गई, इस तरह के जो कक्ष हैं उनकी टोटल संख्या आपको डालनी है जो कि पूर्ण निर्मित है। आगे यहाँ पर जो अर्ध निर्मित है जिनका काम चल रहा है उनकी संख्या आपको डालनी है। इसके बाद पुस्तकालय में पुस्तक कितनी वो आपको डालना है, समाचार पत्रिकाओं की संख्या कितनी वो आपको डालनी है। इसके बाद आपके स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन नियुक्त है, पीटीआई नियुक्त है, लिपिक नियुक्त है, लेब असिस्टेंट है, ठीक है, लेब बॉय नियुक्त है, तो आपको यहाँ पे ये शेष करना है। अब यहाँ पे देखिए जो लेब असिस्टेंट है, लेब बॉय है, यदि आपके स्कूल को पहले से ही कक्षा 11वीं-12वीं की मान्यता मिली है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे येस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियां। तो यदि आपके स्कूल के अंदर एनसीसी है तो येस कीजिएगा, स्काउट है तो येस कीजिएगा, एनएसएस है तो और इको क्लब है तो येस या नो में आपको जवाब देना जो भी आप पे लागू होता है। इसके बाद विद्यालय में क्या फर्नीचर उपलब्ध है तो येस नो में आपको जवाब देना। कुछ बेसिक सी जानकारी है आपको यहाँ पे येस में जवाब देना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे कमरों की संख्या वो पूछी गई है कि टोटल यहाँ पे कक्ष कितने, उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। हालांकि मेरे केस में तो मैंने एक ही डाल रखी है, लेकिन आपके पास जितने उपलब्ध हैं उतने आपको यहाँ पे डालने। इसके बाद यहाँ पे प्रधाना कक्ष है, कार्यालय कक्ष कितने हैं, अध्यापक कक्ष कितना है, खेलकूद भंडार कक्ष है, यहाँ प्रयोगशाला या जो लेब है उसके बारे में जानकारी पूछी गई है। तो यहाँ पे एक एक आपको लिखना है और उनकी औसत लंबाई वो कितनी है इन मीटर में आपको लिखनी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कक्षों की संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पे मेरे केस में केवल एक कक्ष आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ऊपर जो संख्या डाली है यहाँ पे केवल एक संख्या डाल रखी है, इसलिए नीचे एक आ गया। यदि आप यहाँ पे 10 या 15 या 20 संख्या डालोगे रूमों की तो यहाँ पे नीचे 20 कॉलम है वो बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक डाला तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक कॉलम बन के आ गया। तो अब इसकी लंबाई मीटर में आपको यहाँ पे डालनी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। टोटल इसकी जो लंबाई है या कुल क्षेत्रफल है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सुरक्षित वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी स्टेप नंबर 2 भी है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया ग्रीन कलर में, अगर कोई गलती रहेगी तो यहाँ पे रेड कलर में है एरर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं स्टेप नंबर 3 पे आता हूं और स्टेप नंबर 3 के अंदर एक तो आपके स्कूल के अंदर जो भी अब तक के कर्मचारी हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनकी टोटल संख्या आपको यहाँ पे भरनी है, उनका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, एक तो शैक्षणिक होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अध्यापक शामिल होते हैं, एक होते हैं गैर शैक्षणिक, जैसे कोई क्लर्क आ गया, कोई चपरासी आ गया। तो दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा। पहले शैक्षणिक के जो कर्मचारी है उनका डेटा भरिएगा, फिर उसके बाद है गैर शैक्षणिक का आपको भरना। ध्यान रखना डेटा उन्हीं व्यक्तियों को आपको भरना जिनके डॉक्यूमेंट आपके पास हो, ठीक है, गलत जानकारी आपको नहीं भरना है। तो यहाँ पे जब आप शैक्षणिक सिलेक्ट करोगे तो कर्मचारी का पद क्या है वो पद सिलेक्ट कीजिएगा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि है, शैक्षणिक योग्यता है, आराम से सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद सुरक्षित कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए उस कर्मचारी की डिटेल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मेरे केस में मैंने यहाँ पे केवल एक टीचर को ऐड किया है, आपके केस में आप जितने ऐड करोगे ना उतने लिस्ट है वो नीचे है वो बनती जाएगी। चलिए
इसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का नामांकन का विवरण आपको देना। अब तक आपके स्कूल के अंदर जितनी भी मान्यताएं मिली हैं, जिन भी क्लास तक अब तक चालू सेशन के अंदर है, कितने स्टूडेंट की संख्या, वो संख्या आपको यहाँ पे डालना, ठीक है ना। कुल नामांकन कितने हैं, आरटी में कितने हैं, वार्षिक शुल्क कितना, इनका ये डालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वार्षिक शुल्क है आपको अपनी जो फीस समिति है, फीस समिति के अनुसार आपको डालना है। अगर आपने फीस समिति का गठन नहीं कर रखा है तो भैया सबसे पहले फीस समिति का गठन कर लीजिएगा। आपको नहीं पता है कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमारी पीडीएफ फाइल है, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। नियमानुसार आपको फीस समिति का गठन करना है। देखिए मेरे देखने में ऐसा है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिन्होंने फीस समिति का गठन तो कर रखा है लेकिन सीधा एक पन्ने में ही फीस समिति का गठन कर दिया। तो ऐसे में वो नियमों के अनुसार ठीक नहीं है। तो आपको नियमानुसार है फीस समिति का गठन करना है, क्योंकि उसमें बैठक भी होती है, यहाँ पे सदस्य उनका चुनाव भी होता है, तो एक पूरी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के अनुसार यहाँ पे फीस समिति का गठन करना है। तो यहाँ पे जो आपकी फीस समिति के द्वारा जो फीस यहाँ पे निर्धारित की गई वो आपको प्रत्येक कक्षा की आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि शायद आपकी स्कूल को जो मान्यता है पहले कक्षा 8 तक है वो मिली हुई है, तो आपको 8 तक है वो दिखाई देगी। अगर 9-10 की भी मान्यता मिली हो तो 9-10 आपको दिखाई देगी। अगर 11वीं-12वीं की आपको मान्यता मिली है तो वो आपको संख्या दिखाई देगी। यदि 2 संख्याएं हैं, 2 माध्यम है तो अलग अलग माध्यम की संख्या आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा वो सुरक्षित करना है, तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी स्टेप नंबर 4 आ जाएगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको सभी जो दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो भी आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हो उनकी जो मैक्सिमम साइज है वो 512 KB होनी चाहिए, और कहीं पर आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करना और कहीं पर आपको जेपीजी फाइल है वो अपलोड करना, ठीक है। और दस्तावेज की जो डीपीआई है वो 300 होना चाहिए। 300 का मतलब है कि क्लियर स्कैन होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक तो सोसाइटी की पंजीयन की प्रति है, उसके उद्देश्य की प्रति है, विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण पत्र और शपथ पत्र। ये जो शपथ पत्र है जो यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश के अंदर लगभग 30 बिंदु दे रखे हैं, वो शपथ पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे एक सेक्शन इन्होंने बना दिया सोसाइटी से संबंधित। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्रकार के दस्तावेज आपको अपलोड करने, लेकिन इन 4 ही दस्तावेजों की जो कुल साइज है वो 512 KB होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 512 KB का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि सोसाइटी पंजीयन की प्रति है, इसकी जो साइज है वो 512 KB होनी चाहिए, नहीं, इन सभी चारों की मिला के वो 512 KB होने चाहिए, तभी आप है वो अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए भवन से संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे एक अपना भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उस अभियंता का नाम लिखना है जिन्होंने भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाया, और ध्यान रखना भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका पद क्या है, उसका पद स्थापन कहाँ है और उसका मोबाइल नंबर क्या है, डिटेल डालिएगा। इसके बाद जो ब्लूप्रिंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अभियंता का नाम और डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए अपने विद्यालय की जो फोटो है, 5 फोटो है लगभग, आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और इनका जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी होगा, और मैक्सिमम जो साइज होगी वो 512 KB होगी। तो यहाँ पे देखिए जो 5 फोटो हैं इनकी 512 KB साइज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ और अन्य दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सोसाइटी की जो कार्यकारिणी है नवीनतम 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करना पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपने कार्यकारिणी रजिस्टर में मान्यता को लेके है जो भी बैठक ली गई है, जो भी निर्णय लिया गया है, उसकी प्रति आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने स्कूल की सभी प्रकार की जो मान्यताएं हैं अब तक जो विभाग के द्वारा मिली हैं वो सभी आपको यहाँ पे वो अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है 3 साल की, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। खेल मैदान है उसकी जानकारी है या उसके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। स्कूल की जो भूमि है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि किरायानामा है तो किरायानामा आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भूमि का जो संस्थानिक प्रयोजनार्थ है यानी शैक्षणिक रूपांतर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा जो स्कूल है गाँव के अंदर है तो गाँव के अंदर है शैक्षणिक रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है कुछ कंडीशन के अंदर। तो इसके लिए संबंधित जो आदेश है अभी कितनी छूट कहां पे मिली हुई है वो ऑर्डर है हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पे देखिए आपको एक प्राइवेट स्कूल का ये मेनू आपको मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो भी लेटेस्ट ऑर्डर है, विभागीय हैं, जो भी फॉर्मेट है वो आपको देखने को वो मिल जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे देखिए आपको मान्यता का एक सेक्शन मिलेगा, डायरेक्ट लिंक पे आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे संबंधित विभाग के जो आदेश हैं यहाँ पर आपको देखने को है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जातिगत भेदभाव नहीं करने हैं, संस्था द्वारा सांप्रदायिक व राजनीतिक
गतिविधियों में भाग नहीं लेने का शपथ पत्र 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखना, मेरे द्वारा भी यहाँ पे देखिए जो भी शपथ पत्र है, नीचे यहाँ पे देखिए CWSN वाला शपथ पत्र है, बाल शिकायत पेटिका है, भविष्य निधि कटौती का प्रमाण पत्र है, इन सब के फॉर्मेट है वो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं PDF फाइल में। तो यहाँ पे देखिए जो जातिगत भेदभाव है, यहाँ पे देखिए शुरुआत में मैंने जो शपथ पत्र आपको बताया था, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो शपथ पत्र है, इसी शपथ पत्र के अंदर हमने ये चीज है वो शामिल कर दी है ताकि आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे वो 100 रुपए का अलग होगा, ये 100 रुपए का अलग होगा और ऐसे में कुछ नोटरी वाले लेगा तो आपको ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो सारे बिंदु हमने एक में ही यहाँ पे है वो सेट कर दिए हैं। आपको केवल एक शपथ पत्र है वो डायरेक्ट आपको स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है, कहीं से आपको प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप स्टाम्प पेपर लेके और सीधा प्रिंट करो और नोटरी करवाओ, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो भविष्य निधि कटौती का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके स्कूल को पुरानी मान्यता मिली हुई है तो जितने भी कर्मचारी हैं अब तक उनके यहाँ पे PF अकाउंट होना जरूरी है, अन्यथा आपके सामने समस्या आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो चलिए मैं पहले अपलोड कर देता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। एक बार यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 5 ओपन हो गए, मैं एक बार वापस से स्टेप नंबर 4 में आता हूँ। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट के आगे यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे, इस पे क्लिक करके है आप अपना डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको देखने को है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जब आप यहाँ पे सुरक्षित करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 5 ओपन हो जाएगी। ये 5 नंबर स्टेप है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिस भी प्रकार की आप मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हो वो मान्यता यहीं से वो लगेगी। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया आवेदन का प्रकार। अब जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप किस प्रकार की मान्यता लगाना चाहते हो, अतिरिक्त शंकाएं, अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त माध्यम, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन है, अतिरिक्त सेक्शन है, तृतीय भाषा, प्रबंध अंतरण, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे आपको देखने को है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे केस के अंदर है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी जो स्कूल है वो पहले से कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, अब आप 9 से 10 तक नई मान्यता लेना चाहते हो, कर्मोन्नत करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए स्कूल कर्मोन्नत का आपको नाम है वो मिल जाएगा। हालांकि मेरे केस में नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पोर्टल में यूज कर रहा हूं इस स्कूल को पहले से ही 12वीं तक है मान्यता मिल चुकी है, अलग अलग संकाय की मान्यता मिल चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पे कर्मोन्नति का नाम हटा दिया गया है। ठीक है ना, जो कि ऑटोमेटिक हट जाता है, आपके केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप कर्मोन्नति के लिए आवेदन करोगे तो यहाँ पे आपको कक्षा दिखाई देगी, 9 से 10 दिखाई देगी, कक्षा 11 से 12 दिखाई देगी। यदि पहले से 10 तक मान्यता मिल रही है तो 11 से 12 आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार अतिरिक्त संकाय के लिए सिलेक्ट कर लेता हूं इसको। अब देखिए यहाँ पे अतिरिक्त संकाय है, पहले से यहाँ पे जो भी माध्यम है हिंदी माध्यम है, यहाँ पे देखिए साइंस है, ये संकाय मिला हुआ है, पहले से आर्ट्स की मान्यता मिली है, तो अतिरिक्त संकाय फिलहाल या तो कॉमर्स मिल सकता है या फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक बार कॉमर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, कॉमर्स को जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो जो भी सब्जेक्ट की आप मान्यता लेना चाहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट को है वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको सुरक्षित करता हूँ तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे, यहाँ पे देखिए कितना शुल्क है वो आपको लगने वाला है, यानी आवेदन फीस है वो कितनी लगने वाली है, ये फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे तो अभी हमने यहाँ पे एडिशनल जो फैकल्टी यानी अतिरिक्त संकाय की मान्यता लगाई है, इसके साथ साथ आप दूसरी मान्यता भी है वो लगा सकते हैं, एक साथ आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अतिरिक्त माध्यम की भी मान्यता लगाना चाहता हूं, जैसे इसको सिलेक्ट किया, अतिरिक्त माध्यम की मान्यता है किस प्रकार की आप लगाना चाहते हो, 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 6 से 12, कितनी लगाना चाहते हो, सारी क्लास है। तो मैं यहाँ पे 1 से 12 है वो डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और सुरक्षित करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया हमारा डेटा वो सेव हो गया। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हमारी 2 मान्यता आके यहाँ पे सेव हो चुकी हैं और एक आवेदन फीस ये है और एक आवेदन फीस है। कुल मिला के टोटल जो आवेदन फीस है आपको आगे वो देखने को है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 20,000 रुपए है, ऊपर यहाँ पे 41,000 है, तो 61,000 रुपए की आवेदन शुल्क लग रहा है। ठीक है, इसके साथ मान लीजिए आप तीसरी भी यहाँ पे मान्यता लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन की, चलो मैं नाम परिवर्तन की आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपकी स्कूल का पुराना नाम है वो दिखाई देगा। अब आप अपने स्कूल का क्या नाम परिवर्तन करना चाहते हो इस कॉलम में आपको लिखना है, सुरक्षित करना है, तो आपका डेटा वो नीचे जाके सेव हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे
इसी तरह से डेमो करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेटा सेव हो गया और नीचे आप यहाँ पे देखोगे, देखिए 3 मान्यता आ गई। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गलती से जिस मान्यता के लिए हम आवेदन करने जा रहे हैं वो गलती से ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे उसको हटा भी सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि नेम चेंज वाली हमारी गलती से है, वो यहाँ पे मान्यता लग गई, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा तो आपकी ये मान्यता यहाँ से डिलीट है वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो मान्यता डिलीट हो जाएगी। हालांकि स्टेप नंबर है फर्स्ट ओपन हो गई। मैं वापस यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में आता हूँ, डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल कोई भी मान्यता आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पे मान्यता वो डिलीट कर दी। तो फिर से आपको एक एक करके है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार अतिरिक्त माध्यम की मान्यता वो लगा लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन 1 से 12 को सिलेक्ट कर लेते हैं, सुरक्षित किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले से ही आपको नजर आएगा जिस माध्यम की मान्यता आपकी स्कूल को पहले से मिली हुई है वो तो यहाँ पे आपको पहले से पता ही है। उसके बाद दूसरा माध्यम आप कौन सा लेना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश दो ही तो है, तो यहाँ पे इंग्लिश है वो आ जाएगा। अगर आपकी पहले से इंग्लिश है हिंदी में लेना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी नाम है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी ये फीस आ चुकी है। इसके बाद ये एरो वाला ऑप्शन है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब स्टेप नंबर 6 आ गई। स्टेप नंबर में जो भी आपको आवेदन शुल्क है लगने वाला है वो आवेदन शुल्क आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये ई ग्रास पोर्टल पे आपको लेके जाएगा। यहाँ पे स्कूल का नाम, पीएसपी कोड है, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है और ई ग्रास के माध्यम से है आपको अपना पेमेंट करना है। ऑनलाइन ये पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। अब फिलहाल देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक डेमो वीडियो है, आप आराम से पेमेंट कर दोगे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जिस प्रकार से आप पेमेंट करते हो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, तो पेमेंट कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप पेमेंट करो तो ई ग्रास का जो नंबर है उसको आप जरूर है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसको है रख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद बैंक से तो कट जाता है लेकिन यहाँ पे पोर्टल पे वो सक्सेसफुली नहीं होता है। तो अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आती है तो आपको है 48 घंटे का वेट करना चाहिए, कम से कम 48 घंटे का है आपको वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद है आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता है तो देखिए दोस्तों लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे मान्यता आवेदन भुगतान रीवेरिफिकेशन एवं आवेदन लोग, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर वो सक्सेसफुली भी हो जाता है तो लास्ट में आपको अपना आवेदन लॉक करना है। वो ध्यान रखना आवेदन लॉक कर दोगे या पेमेंट कर दोगे ना उसके बाद आप आवेदन में चेंज नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका पेमेंट भी सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पे आपने अपना भुगतान है वो वेरिफिकेशन भी कर दिया। उसके बाद यहीं से आपको भरा हुआ आवेदन फॉर्म है डाउनलोड करने का लिंक है वो मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा और उसकी 3 फाइल है वो तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्कूल क्रमोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लेके आपके कोई सवाल है या फिर आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।